हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। गणितपुर पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो अंडर द मिशन 13 तुझको अर्पण काम कर रहा हूँ। 13 तुझको अर्पण से भाव यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमने अपने पूरे टीचिंग लाइफ कैरियर 36 इयर्स के एक्सपीरियंस में जो कुछ भी हासिल किया है मैथमेटिक्स से संबंधित, वो सब आपके हवाले प्रभु ने दिया है। प्रभु के हवाले हम कुछ कर नहीं सकते, तो प्रभु के बंदे जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले। और ये जो हमारा मिशन है, हमारा कार्य है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। ये आपके लिए मुफ्त में सुविधा मुहैया हम करा रहे हैं। आप इनका लाभ लें, इस मिशन से औरों को भी जोड़ें, और लोग भी इसका लाभ लें। 13 तुझको अर्पण टाइटल से अब तक कुल 5 वीडियोस अपलोडेड हैं। 13 तुझको अर्पण हमारा मिशन भी है, और इसी टाइटल से हमने 5 वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं। उन 5 वीडियोस को आप जरूर देखिए। वो सब के सब मोटिवेशनल भी हैं और इन्फॉर्मेटिव भी हैं। वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, कुछ सीख भी देंगे, लेसन भी देंगे, और मोटिवेशनल भी है। हमारा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का है। वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। उस चैनल पे विविधा विषयों पर वीडियोस बना करके हम अपलोड करते हैं। वो विविधा कार्य है हमारा। मन करे तो वहाँ भी आप टहल सकते हैं। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मोड ऑफ टास्क हमारा क्या है कि हम इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं। आपसे हम बातचीत करते हैं, समझाने का कार्य करते हैं। इसी मोड में हायर एजुकेशन में टीचिंग मैक्सिमम होती है। उत्तर भारत के मैक्सिमम हिस्से में इसी मोड में टीचिंग होती है। बच्चे इसी मोड में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बिल्कुल हिंदी में भी पढ़ाई होती है। अन्य जगहों पर बहुत से कॉलेजेस में बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाई होती है। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में सारी बातचीत करना। ऐसे बच्चों की संख्या कम है। जो मैं तरीका अख्तियार किया हूँ, इस तरीके को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और इस तरीके के मेथड को पसंद करने वाले बच्चों के लिए मटेरियल कम है। इसलिए मैंने इस रास्ते को अख्तियार किया, और इसलिए भी किया क्योंकि मेरा नेचुरल तरीका भी यही है। तो व्यक्ति को उसी तरीके से काम करना चाहिए जो उसका नेचुरल तरीका हो, क्योंकि उसी में वो सहज फील करेगा और बेहतर परफॉर्मेंस देगा। आइए 3 डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर शुरू करें, सेंट्रल कोनिक्वाइड्स प्लेलिस्ट के टाइटल के अंतर्गत। काफी बड़ा चैप्टर है सेंट्रल कोनिक्वाइड्स। तो आज हम बेसिक आइडिया बस आपको देंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम गुरुतर कार्य शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप जानिए कोनिक्वाइड क्या है, फिर जानिए सेंट्रल कोनिक्वाइड क्या है। कोनिक्वाइड्स जिस सरफेस का प्लेन सेक्शन कोनिक हो उसे कोनिक्वाइड करते हैं। अ सरफेस whose प्लेन सेक्शन, अब प्लेन सेक्शन कह रहा हूं तो आप चौंकिएगा मत कि प्लेन से ही तो काटेंगे सरफेस को सर, तो प्लेन सेक्शन ही तो निकलेगा। नहीं, आप सरफेस को सरफेस से भी तो काट सकते हैं। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये देखिए इंटरसेक्ट हो गया, तो फिर कर्व आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कर्व आएगा। और किसी सरफेस को प्लेन से काटिएगा तब भी कर्व आएगा। प्लेन को प्लेन से काटिएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा।
A surface whose plane section is a conic, conic बोले तो एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। इनमें एलिप्स, हाइपरबोला सेंटर वाले कोनिक्स हैं, यानी सेंट्रल कोनिक्स हैं, और पैराबोला बिना सेंटर वाला कोनिक है, नॉन सेंट्रल कोनिक है। जिसके पास सेंटर है वो सेंट्रल कोनिक। इज ए कोनिक, अ सरफेस हुज प्लेन सेक्शन इज ए कोनिक is called a conicoid, is called a conicoid. Example, ellipsoid, hyperboloids, हाइपरबोलोइड्स प्लूरल में लिखें, इसको सिंगुलर में, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, हाइपरबोलोइड ऑफ 1 शीट, हाइपरबोलोइड ऑफ 2 शीट, एंड पैराबोलोइड, एंड पैराबोलोइड। हम कोनिकॉइड्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम उठाए हैं जो चैप्टर, उसका नाम है सेंट्रल कोनिकॉइड्स। तो आइए अब लिखिए सेंट्रल कोनिकॉइड। Central conicoid, a surface whose plane section, a surface whose plane section is a central conic, is a central conic. Central conic माने a conic with center, a conic having center. Is called a central conicoid, is called a central conicoid. ठीक बात समझ में आ रही है ना, बहुत स्पष्ट। हाँ, बुनियादी बातों को जरूर जानना चाहिए। अब आप पढ़ने चल रहे हैं सेंट्रल कोनिकॉइड, कोई पूछ ले भैया सेंट्रल कोनिकॉइड का है, तो आप जो है ना बता पाए। तो कोनिकॉइड उस सरफेस को कहते हैं जिसको प्लेन से काटने पर कोनिक मिले। सेंट्रल कोनिकॉइड उस सरफेस को कहते हैं जिसको प्लेन से काटने पर सेंट्रल कोनिक मिले। सेंट्रल कोनिक, एलिप्स और हाइपरबोला। तो सेंट्रल कोनिकॉइड, एलिप्सॉइड एंड हाइपरबोलोइड्स। एग्जाम्पल्स, ellipsoid and hyperboloids। ठीक, शुरू हो गया चैप्टर, शुरू हो गया, ओपन हो गया। सेंट्रल कोनिकॉइड का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। Standard equation of central conicoid. Constant x square plus another constant y square plus another constant z square equals to 1। यही है, इसकी नंबरिंग डाल दिया जाए नहीं, अभी क्या जरूरत है।
इसका सेंटर, इस इक्वेशन से जिस सेंट्रल कोनिकॉइड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस सेंट्रल कोनिकॉइड का सेंटर ओरिजिन पे है 0 0 0। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसके कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रिंसिपल प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसके लिए बातचीत हो रही है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स माने वाईजेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। दीज आर प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ दिस सेंट्रल कोनिकॉइड। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये छोटी छोटी बातें हम शुरू में बता रहे हैं, इन्हें खूब बढ़िया से गठिया के रखिएगा, एकदम स्पष्ट होना चाहिए ना, क्लियर। टाइप्स में आइए, एलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड्स को लिखें। Types of central conicoids. Types of central conicoids. A. Ellipsoid. एलिप्सॉइड का शेप अंडे जैसा होता है। आप इमेजिन करिए एक अंडा है, बड़ा सा अंडा है, समझ रहे ना? तो शेप क्लियर हो रहा होगा, दिमाग में अंडा देखा ही आपने, वही एलिप्सॉइड है। फिगर हम बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि हम फिगर बहुत बढ़िया बना पाएंगे नहीं, और आप भी बहुत बढ़िया नहीं बना पाएंगे अगर आप के अंदर ये हुनर नहीं है तो स्केचिंग करने की। इसलिए फिगर्स के नाम पर हम बच्चों को सलाह देते हैं कि हमारा ज़माना कुछ और था, फिगर टीचर समझाते थे, हमको उसको महसूस करना ही होता था और कोई विकल्प नहीं है। आपके ज़माने में गूगल का विकल्प है, बहुत बढ़िया विकल्प है। आप गूगल पे सर्च करके एलिप्सॉइड के फिगर देखिए, तरह तरह के फिगर, एनिमेटेड फिगर भी देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसका इक्वेशन होता है। कोशिश करने जा रहे हैं, हमें मालूम है बहुत बढ़िया बना नहीं पाएंगे, चलो सौभाग्य से ये चीज़ तो अच्छी निकल गई। स्केल की मदद ले लें हम तो थोड़ा कुछ बेहतर हो जाएगा। इतना हो गया। हाँ, कुछ कलाकारी कर दिया जाए ताकि ये 3 डायमेंशनल फिगर जैसा फील उठने लगे इसमें से। ऐसा
सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल फिगर। बेहतर है कि हम इस लाइन को ही हटा दें, ये, और इससे भी हटा दें। केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस खींचा हमने। ठीक है, ठीक फिगर बन गया, संतुष्ट हैं हम। A00 0B0 00C, एक्स एक्सिस पर एक्सट्रीमिटी ये है, वाई एक्सिस पर एक्सट्रीमिटी ये है, जेड एक्सिस पर एक्सट्रीमिटी ये है। इन्हीं के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्सॉइड। बकिया तो आपको बताया गया था कि प्रिंसिपल प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं और प्रिंसिपल एक्सीज कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं। बी, हाइपरबोलोइड्स हाइपरबोलोइड्स ये दो होते हैं। नंबर 1, हाइपरबोलोइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलोइड ऑफ वन शीट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसका फिगर बनाना बहुत मुश्किल, डंबल बनाना है, चलो बना लेते हैं। ऐसा ये है हाइपरबोलोइड ऑफ वन शीट। नेक्स्ट नंबर 2, hyperboloid of two sheets, hyperboloid of two sheets इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
हाँ, 2 टुकड़ों में ये टूटा हुआ है, इसीलिए 2 शीट्स इसको बोलते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस पॉजिटिव। वही 3D फीलिंग के लिए सब खींचा जा रहा है। ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स फिगर हमने बनाने की कोशिश की बहुत, लेकिन फिर भी हम आपसे बहुत आग्रह करेंगे कि आप गूगल पे इन फिगर्स को इन पिक्चर्स के रूप में देखिए, निश्चित रूप से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक ज्ञान आपको और देंगे हम। सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में कुल 12 रिजल्ट्स हमको मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, कौन कौन से वो रिजल्ट्स होते हैं, वो मैं आपको पहली बार बता दे रहा हूँ, और इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, तो आप याद रखिएगा। हेडिंग हम डाल रहे हैं सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ध्यान रहे बच्चों, जैसे कि 3 डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये चैप्टर है, सेंट्रल कोनिक्वाइड्स। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री के जितने चैप्टर्स हैं उतनी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। हम कभी भी कई चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं। एक बार ये गलती हमने लीनियर अलजेब्रा में की थी, वो बाद में जाकर के 3 चैप्टर के बाद हमको फिर प्लेलिस्ट को ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि उसमें 3 चैप्टर में 51 वीडियोस बन गए थे। वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा ना होने पाए, बच्चा देखते देखते ऊब न जाए, इसलिए हर चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बने। चैप्टर छोटा है तो प्लेलिस्ट छोटा, चैप्टर बड़ा है तो प्लेलिस्ट बड़ा। ये टीचिंग है, समझ लीजिए। अब ये यूट्यूब पे जो एक कार्यक्रम लोग चलाते हैं कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बना लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से एफर्वेसेंस उसमें पैदा कर दिया, वो सब काम मैं नहीं करता हूँ। मैं सिंपल टीचिंग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल टीचिंग के माध्यम से सारा मैटर आपके सामने मैं परोस देता हूँ। अगर आप मेरे सारे वीडियोस किसी चैप्टर के देख लें और जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे ही सीखते चलें, अपनी बुद्धि ना बढ़ाएं, अपना खोंचा उसमें ना मारें, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप उस चैप्टर में बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे और आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आइए आगे बढ़ें। Let L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 be the direction cosines of 3 mutually perpendicular coterminous lines, adjacent lines, perpendicular lines OX dash, OY dash, OZ dash। इन तीनों की खूबी देख रहे हो ना, तीनों ओरिजिन पे मिल रही हैं रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते समय कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। और मैंने अपनी आदत बना ली है कि डीआर्स हम बीक ब्रैकेट में लिखेंगे। बीक माने चोंच होता है, चोंचदार कोष्ठक में, और डीसीज हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में। ये मैंने अपनी आदत बना ली है।
तो आप इसको समझ लीजिए। देन आपके पास क्या क्या रिजल्ट मिला, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड पहली लाइन OX डैश इज परपेंडिकुलर टू OY डैश मीन्स L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. This is perpendicular to this L2 L3 plus M2 M3 plus N2 N3 equal to 0, and this is perpendicular to this L3 L1 plus M3 M1 plus N3 N1 equal to 0. तो तीन लिखिए, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0, L2 L3 plus M2 M3 plus N2 N3 equals to 0, L3 L1 plus M3 M1 plus N3 N1 equals to 0. नंबर 2, कुल कितने रिजल्ट्स हो गए? 6। और अब 6 रिजल्ट और भी देखा। पहले तो सिस्टम बनाया जाए ना, फ्री हैंड खींच रहा है तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। OX OY OZ सिस्टम में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कौन कौन सी? OX डैश, OY डैश, OZ डैश। सुनो, OX OY OZ भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कोटर्मिनस लाइंस की बात हो रही, सब एक ही पॉइंट पर मिलने वाली। तो OX OY OZ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट द ओरिजिन है, इसलिए वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गई। तो ये OX डैश OY डैश और OZ डैश भी तो एक सिस्टम बनेगा, है ना। इन OX डैश Y डैश Z डैश सिस्टम OX डैश OX in OX डैश Y डैश Z डैश सिस्टम OX कामा OY कामा OZ आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। The direction cosines DCs of these lines will be, यही बहुत मजेदार चीज है। OX डैश के DCs हैं L1 M1 N1, OY डैश के DCs हैं L2 M2 N2, OZ डैश के DCs हैं L3 M3 N3, है ना। आइए जरा सोचते हैं, अच्छा लगेगा आपको। L1 माने cos अल्फा 1 कह लीजिए, यानी OX डैश ने OX के साथ अल्फा 1 एंगल बनाया था। L1 क्या चीज है, फिर से देखो, OX डैश ने OX के साथ जितना एंगल बनाया था उसका कोसाइन। M1 क्या चीज है, OX डैश ने OY के साथ जितना एंगल बनाया है उसका कोसाइन। N1 क्या चीज है, OX डैश ने
ओ जेड के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। ये रिलेशन दिमाग में बैठा लो। L2 क्या चीज़ है? ओ वाई डैश ने ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। M2 क्या है? ओ वाई डैश ने ओ वाई के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। N2 क्या है? ओ वाई डैश ने ओ जेड के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। L3 क्या है? ओ जेड डैश ने ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। M3 क्या है? ओ जेड डैश ने ओ वाई के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। N3 क्या है? ओ जेड डैश ने ओ जेड के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। तो इसके डीसीज क्या होंगे? इसका पहला डीसी क्या होगा? ओ एक्स ने ओ एक्स डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। ओ एक्स डैश ने ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन L1 है। तो ओ एक्स डैश के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कोसाइन भी L1 होगा, कम। इसका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ओ एक्स ने ओ वाई डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। ओ वाई डैश ने ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन L2 है। तो ये हो गया L2, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। ओ एक्स ने ओ जेड डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। ओ जेड डैश ने ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन L3 है। तो ये हो गया L3। अब समझे कैसे निकलेगा? ऐसे ही ओ वाई के निकालो। ओ वाई का पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ओ वाई ने ओ एक्स डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। ओ एक्स डैश ने ओ वाई के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन कितना है? M1। अब इसका दूसरा कोसाइन, ओ वाई ने ओ वाई डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन पता करें। ओ वाई डैश ने ओ वाई के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन कितना है? M2 है। तो यहाँ M2 हो गया। अब इसका तीसरा डीसी, ओ वाई ने ओ जेड डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन पता करें। ओ जेड डैश ने ओ वाई के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन क्या है? M3। तो ये हो गया M3। सिमिलरली इतना ही बकबका करके ओ जेड के डीसीज आप निकाल लोगे तो ये आएगा N1, N2, N3। तो यहाँ पे लिखा जाए L1, L2, L3, कामा M1, M2, M3, कामा N1, N2, N3 रेस्पेक्टिवली। तो ये डीसीज के 3 सेट्स और आ गए। तो डीसीज के वर्गों का योग 1 होता है। ये ओ एक्स ओ वाई के परपेंडिकुलर है तो L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 बराबर 0। ओ वाई ओ जेड के परपेंडिकुलर है M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 बराबर 0। और ओ जेड ओ एक्स के परपेंडिकुलर है N1 L1 प्लस N2 L2 प्लस N3 N3 बराबर 0। 6 रिजल्ट आपके पास और आने जा रहे हैं। तो ये 12 रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे। कैसे निकले हैं ये सब हम आपको डिटेल में खूब बढ़िया से समझा दिए। 10वीं है। पहले तो ये लिखिए डीसीज के वर्गों का योग 1 होता है। तो पहला इसको पकड़िए, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 3, ये परपेंडिकुलर है तो आपको मिलेगा L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इक्वल्स टू 0। फिर ये इसके परपेंडिकुलर है तो मिलेगा M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 इक्वल्स टू 0। और तीसरा पहले के परपेंडिकुलर है तो मिलेगा N1 L1 प्लस N2 L2 प्लस N3 L3 इक्वल्स टू 0। नंबर 4, तो 3 रिजल्ट्स के 4 सेट्स आपके पास है। कुल रिजल्ट्स की संख्या हो गई 12। यानी अगर आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट है, उनके डीसीज मालूम है,
तो आप 12 रिजल्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं और ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे। इनका इस्तेमाल इस चैप्टर में होना है, और भी जगहों पे होता रहता है लेकिन इस चैप्टर में ज़रूर होगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। जितने भी वीडियो बनेंगे उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहे। मैंने पहले ही कह दिया है ये प्लेलिस्ट भारी है, इसमें वीडियोस की संख्या ज़्यादा होगी, अनुमानतः 20-25 वीडियोस इसमें बनने चाहिए, मेरा अनुमान यही है। थैंक यू वेरी मच।